Hello friends, welcome to Glittering Code. I hope you all are doing fine. आज ये हमारा सेकंड सेशन है सी सीरीज़ का, जिसमें हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं। हमने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी हेलो वर्ल्ड कर लिया था, तो आज हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है आप लोगों के साथ, सो दैट यू गाइज कैन सी द पीपीटी। और हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर हम थोड़ा कोड भी लिखने वाले हैं। जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग। ये जो सीरीज़ है ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, और मेरा मोटिव है कि आप सी में थोड़ी सी कोडिंग कर पाओ विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स कि अंदर से कैसे चलता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं चाहती कि अभी आप जाओ। ओब्वियसली धीरे धीरे हम डिटेल्स में भी जाएंगे, बट शुरू के जो लेक्चर्स हैं अभी हम चाहते हैं कि आप थोड़ी सी इसमें कोडिंग कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले थोड़ी सी थ्योरी कवर करेंगे और फिर बाद में कोड लिखेंगे। ठीक है, ताकि आप उन दोनों को रिलेट कर पाओ। पहले तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे कैसे कोड लिखा जाता है उसके लिए वो इजी हो जाएगा अगर आप ये बात समझो कि ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का क्या मतलब है कि जो एक लैंग्वेज को सीखने के लिए आप रूल्स फॉलो करते हो ना, द सेम रूल्स यू हैव टू फॉलो टू लर्न द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश की बात करो, आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है या कैसे कैसे फॉलो करते हो आप। एक बच्चा भी इंग्लिश सीखता है तो कैसे कैसे सीखता है। पहले वो करेक्टर सेट सीखता है। अब हम उसको करेक्टर सेट सिखाते हैं कि ठीक है, एक ABC, ए से लेके जी तक आपके करेक्टर्स हैं। फिर स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक, उसको हम 0 to 9 वो सब नहीं आता। उसको पता होता है कि जो आपका, अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हो तो उसमें स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक एंड कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी तक ही करेक्टर्स आते हैं। फिर आप उन करेक्टर्स को यूज़ करके उसको वर्ड्स बनाना सिखाते हो। ठीक है, फिर उन वर्ड्स को यूज़ करके आप सेंटेंसेस बनाना सिखाते हो। फिर वो सेंटेंस जब आप सीख गए उसके बाद तो आपको कहानी जो भी लिखनी है आप लिख सकते हो। ठीक है, वो वर्ड्स से जो सेंटेंस बनाने का तरीका है ऑब्वियसली उसमें आपके रूल्स भी आते हैं कि ओके वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है। पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, वट एवर द रूल्स। इसी तरीके से हमारा सी का भी सेम है। पहले हमको सी लैंग्वेज सीखने के लिए उसका करेक्टर सेट समझना पड़ेगा कि कौन कौन से करेक्टर्स इसमें अलाउड हैं। ठीक है, इसमें नंबर्स अलाउड हैं, मतलब डिजिट्स अलाउड हैं या नहीं हैं। इसमें आपका ABC अलाउड है लिखना या नहीं, यूज़ करना अलाउड है। जो आपको और भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो आपको अपने कीबोर्ड पे दिखते हैं, तो क्या उसमें कौन कौन से करेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन करेक्टर्स को यूज़ करके हम वर्ड्स बनाएंगे। ये वर्ड्स जो हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। ठीक है, अब वो हम बाद में पढ़ेंगे कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि कॉन्स्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, वी विल लर्न। फिर उन जब आपने आपने वर्ड्स बनाना सीख लिया, फिर उन वर्ड्स को यूज़ कैसे करना है उसका अपना एक रूल होगा जिनको फॉलो करके आप इंस्ट्रक्शंस बना सकते हो। सेम जैसे वर्ड्स के रूल फॉलो करके आप सेंटेंस बनाओगे, ऐसे ही आप इसमें जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करके इंस्ट्रक्शंस बनाओगे। जब आपने इंस्ट्रक्शंस बना ली फिर तो आपको अपनी स्टोरी लिखनी है और आपका प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एनालॉजी याद रखनी है, याद भी नहीं रखनी, मतलब ये आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो करेक्टर सेट क्या है सी का, मतलब कौन कौन से करेक्टर्स अलाउड हैं सी में। सारे अल्फ़ाबेट्स स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक, कैपिटल ए से लेके कैपिटल सी तक, सारे डिजिट्स 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट्स आपके सी लैंग्वेज में अलाउड हैं, आप यूज़ कर सकते हो। और स्पेशल सिंबल जितने भी आपको दिख रहे हैं, वेदर इट इज़ हैश, एट द रेट, परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, सब कुछ सी में अलाउड है। ठीक है, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, इज इक्वल्स टू, हाइफन, सब कुछ सी में अलाउड है। बेसिकली अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो आपको कोई भी प्रिंटेबल करेक्टर अपने स्क्रीन कीबोर्ड पे दिखता है वो सी में अलाउड है, सिंपल। ठीक है,
जो भी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख नोट स्क्रीन कीबोर्ड पे जो भी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो सारे सी में अलाउड हैं। ऑब्वियसली उनका रूल है यूज़ करने का, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कैरेक्टर कहीं पे भी यूज़ कर लोगे, बट येस यू कैन यूज़ दैट। ठीक है, अब करेक्टर सेट हमने कर लिया। नेक्स्ट है, अब हमें उन करेक्टर्स को यूज़ करके वर्ड्स बनाने हैं अपने। उसमें वर्ड्स में मैंने जैसे बताया कि 3 तरह के हो सकते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड। ठीक है, पहले कांस्टेंट और वेरिएबल पढ़ते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है? देखो, कांस्टेंट होता है जो जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, एन एंटिटी दैट डजंट चेंज, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, फिक्स है जिसकी वैल्यू। वेरिएबल होता है एन एंटिटी दैट कैन चेंज। वेरिएबल वर्ड का मतलब ही यही होता है विच कैन वेरी। अगर आप वेरी का मतलब वेरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी? वेरी मीन्स जो कि चेंज हो सकती है चीज़। ठीक है, कोई भी एंटिटी जिसकी आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल। ठीक है, आगे वाली स्लाइड में आई विल टेल यू कि वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं। अभी हो सकता है कि इतना अप्रिशिएट ना कर पाओ इन सब चीज़ों को, बट जब हम कोड लिखेंगे तो इट विल बी प्रीटी मच क्लियर। ये देखिए, जैसे ये एक वेरिएबल है। आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही होगा, अपना बेसिक एलिमेंट्री स्कूल मैथ की मैथमेटिक्स की बात करें हम, 6th-7th क्लास में जो हम पढ़ते हैं उसमें हम लिखते हैं ना, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3। बेसिकली जो आप x लिखते हो वो होता है आपका वेरिएबल। ठीक है, जो आप 3 लिखते हो दैट इज द कांस्टेंट, क्योंकि जो 3 है 3 फिक्स है। 5 जो लिख रहे हो फिक्स है, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, तो दैट इज द फिक्स्ड वैल्यूज। जो x आप लिख रहे हो, दिस x इज अ वेरिएबल। ठीक है, x में आपने शुरू में वैल्यू पहले 3 सेव की, फिर आपने x की वैल्यू को चेंज करके 5 कर दिया, तो दैट इज वाई दिस इज द वेरिएबल। x इज अ वेरिएबल, 3 इज नॉट अ वेरिएबल, 5 इज नॉट अ वेरिएबल। 3 एंड 5 आर द कांस्टेंट व्हाइल x इज अ वेरिएबल। पहले इसमें 3 सेव था, फिर आपने x में 5 सेव कर दिया। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि ये मैंने बॉक्स क्यों बनाए हुए हैं? दिस इज जस्ट टू आपको पिक्टोरियली एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा। देखिए, जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं ना, ये किसी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको नहीं पता कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, आप ऐसे समझिए इसको। आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन है ना, मोस्टली लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है। और जब आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हो या इंटरनेट पे भी सर्च करते हो कि कौन सा स्मार्टफोन लें, तो उसमें आपको बोला जाता है कि इस फ़ोन में इतनी रैम है, इसका इतना क्वाड कोर प्रोसेसर है या ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और इसकी 4 GB रैम है या 8 GB रैम है। हम बहुत ज़्यादा उस पता नहीं होता कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ 8 GB रैम। या वो जो रैम होती है ना, रैम बेसिकली क्या होता है, वो मेमोरी होती है उसकी। उसी के अंदर आपकी एप्लीकेशन रन होती है। एप्लीकेशन कुछ नहीं होता, जब हम बोलते हैं ना कि मैंने ये वाली ऐप डाउनलोड कर ली, तो वो एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। ठीक है, वो जो आपका प्रोग्राम है वो रैम के अंदर ही फिट बैठता है, फिर वहीं से चलता है। ठीक है, तो मतलब अगर ज़्यादा अच्छी रैम होगी, मतलब आपके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चला सकते हो आप उसमें। ठीक है, और जब भी आपकी एक एप्लीकेशन रन होती है, जब एक आपका प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर रन होता है, तो वो एक रैम में स्पेस में कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा होता है। तो बेसिकली ये उस रैम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका रैम में बेसिकली वेरिएबल क्या है? बेसिकली आपका रैम में, आपकी मेमोरी में एक स्पेस का नाम है, जिसको आपने एक नाम दे दिया कि इस स्पेस का नाम मैंने एक्स रख दिया। ठीक है, ये बेसिकली एक रैम में एक स्पेस ही है। ठीक है, अब रैम तो बहुत बड़ी होती है। जैसे मैं बोलूँ 8 GB रैम, तो 8 GB इज़ अ ह्यूज नंबर। तो उसमें हर सेल को या हर एक डब्बे को ना, मेमोरी के हर एक स्लॉट को एक नंबर दिया होता है, 1 2 3 4 अप टू 8 GB। तो अब आप हर नंबर तो याद नहीं कर सकते, अब आप खुद ही सोचिए 8 GB मतलब 8 इंटू 10⁻⁶, इतने ज़्यादा उसमें डब्बे होने वाले हैं। तो हर डब्बे का नाम तो आप नहीं याद रखोगे कि मैंने किस में क्या सेव किया था, तो इसलिए आप हर मेमोरी लोकेशन को ना एक नाम दे देते हो। जैसे मैंने इस लोकेशन को नाम दे दिया एक्स। ठीक है, वो लोकेशन भी मुझे नहीं डिसाइड करनी कि कौन सी लोकेशन है, बस मैंने ये बोल दिया कि मुझे एक ऐसी एंटिटी चाहिए जिसमें मैं कुछ ना कुछ चेंज कर पाऊँ, मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। पहले आपने उस
एक्स में 3 सेव किया और वो एक्स किसी मेमोरी में जाके फिट हो गया, फिर आपने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया तो उस मेमोरी में ओवरराइट हो गई वैल्यू, पहले उसमें 3 था अब 5 हो गया, तो लेटेस्ट वैल्यू इज 5, ठीक है। 3 आपका ओवरराइट हो गया, ओवरराइट मतलब 3 की जगह 5 आ गया, तो 3 अब नहीं एग्जिस्ट कर रहा, 5 इज द लेटेस्ट एंड न्यू वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो दिस इज द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब ये जो चीज है टाइप्स ऑफ वेरिएबल, आई विल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि वेरिएबल्स कितनी तरह के होते हैं। देखो, आपका जो वेरिएबल समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि आपका कांस्टेंट कितनी तरह के होते हैं, है ना। कांस्टेंट मतलब कि जो आपका डेटा है वो कितनी तरह के हो सकता है। वैसे तो कितनी भी तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो डेटा को, बट मोटा मोटा हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी आप आगे भी करेंगे, इससे ज़्यादा भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ 3 क्लासेस में हमने डिवाइड किया है कॉन्स्टेंट्स को या इनफैक्ट वेरिएबल्स को भी, कि या तो आपका कोई इंटीजर होगा, इंटीजर का मतलब क्या होता है, नंबर्स, ठीक है, विदाउट डेसिमल, जैसे 0, 1, 2, -1, -2, -10, वो हो गए आपके इंटीजर कांस्टेंट। फिर आपके आते हैं रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसमें डेसिमल यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द रियल कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है, रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। थर्ड चीज होती है करेक्टर। करेक्टर मतलब कोई भी एक करेक्टर, कोई भी आपका, जो मैंने बोला ना कि प्रिंटेबल कोई भी चीज जो आप आपको कीबोर्ड पे जो भी दिख रहे हैं करेक्टर, दैट इज कॉल्ड द करेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। जो करेक्टर्स होते हैं वो आप सिंगल कोट्स में लिखते हो, जो इंटीजर हो गया उसको आपको कोट्स वोट्स में नहीं लिखना होता। अभी इसका कोड करेंगे तो दैट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। तो कांस्टेंट आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप खुद ही सोचो, आपके पास जो भी डेटा होगा या तो वो एक नंबर होगा जिसमें कोई डेसिमल नहीं होगा, या कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें डेसिमल होगा, या फिर कोई करेक्टर होगा, है ना। तो मोटा मोटा 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। जितने टाइप का आपका कांस्टेंट हो सकते हैं उतने ही टाइप का के आपके वेरिएबल हो सकते हैं, है ना। अगर क्योंकि वेरिएबल में क्या सेव होता है, आपका अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही सेव होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये वेरिएबल है एक्स, उसमें 3 सेव्ड है, उस बाद में उसमें आपने 5 सेव कर दिया, तो अल्टीमेटली वेरिएबल में कांस्टेंट ही सेव होता है। तो अगर कांस्टेंट 3 टाइप के हैं तो वेरिएबल भी 3 टाइप के आप बोल सकते हो, कि एक तो जिसमें इंटीजर आप सेव कर सकते हो, एक जिसमें आप रियल नंबर सेव कर सकते हो, मतलब जिसमें डेसिमल नंबर सेव कर सकते हो, तीसरा करेक्टर, ठीक है। एक्चुअली सी जो है ना, सी को एक टाइप्ड लैंग्वेज बोलते हैं। टाइप्ड का मतलब है कि आपको हर वेरिएबल को ना एक टाइप देनी पड़ती है, ठीक है, कि भाई इस वेरिएबल की क्या टाइप है, इसमें जो आप उस वेरिएबल की टाइप बोलोगे ना, उसी उसी को डेटा सेव कर सकते हो, उसी टाइप का डेटा सेव कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जो मेरा जो वेरिएबल एक्स है ये इंटीजर टाइप का है, तो इसमें सिर्फ इंटीजर में सेव कर सकती हूँ, इसमें मैं करेक्टर या इसमें रियल नंबर नहीं सेव कर सकती, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैंने बोल दिया कि ये मेरा डेटा रियल नंबर है, तो उसमें मैं करेक्टर नहीं सेव कर सकती, उसमें मैं इंटीजर नहीं सेव कर सकती, उसमें मुझे कोई डेसिमल नंबर ही सेव करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो टाइप्ड नहीं होती, उसमें आपको नहीं बताना पड़ता कि जो मेरा वेरिएबल है वो किस टाइप का आने वाला है, आप कुछ भी कुछ सेव कर सकते हो। आप सिंपल लिखोगे x इज इक्वल टू 1.5, x इज इक्वल टू 2, तो आप उसमें चाहो डेसिमल नंबर सेव कर लो, चाहो आप बिना डेसिमल वाला नंबर सेव कर लो, चाहे आप उसमें करेक्टर सेव कर लो, वो एक सेपरेट कैटेगरी है। बट जो हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आपको बताना पड़ेगा कि जो आपका वेरिएबल का टाइप है वो किस टाइप का है, ठीक है। जो नेक्स्ट है कि वेरिएबल के को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, वेरिएबल नेम, आई विल एक्सप्लेन यू विद दैट आई विल एक्सप्लेन दैट यू विद एन एग्जांपल, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। उसके अलावा थर्ड थिंग इज कीवर्ड्स। हमने वर्ड्स की बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज में, हमने कांस्टेंट पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स आर नथिंग बट रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी, ठीक है। रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो कि आपने साइड में रख दिए हैं, जिनका अपना एक स्पेशल पर्पस है, उनको आप अपने पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते, दैट आर कॉल्ड द कीवर्ड्स, ठीक है। दे हैव अ स्पेशल मीनिंग एंड दोज दोज वर्ड्स आर कॉल्ड द कीवर्ड्स। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके 32 कीवर्ड्स हैं, ठीक है।
दीज आर 32 कीवर्ड्स। और अभी आपको सोच रहे होगे कि क्या मुझे ये सब याद रखने हैं? नो, यू डोंट नीड टू रिमेंबर। जैसे जैसे आप कोडिंग करते जाओगे आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। और अगर आपने गलती से किसी और पर्पस के लिए इनको यूज़ कर भी लिया तो आजकल जो कंपाइलर्स हैं वो अपने आप वो कलर चेंज कर देते हैं। जो कीवर्ड्स का कलर है वो उसका सेपरेट कलर होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने गलती से कीवर्ड यूज़ कर लिया। तो यू कैन करेक्ट दैट मिस्टेक, और आपको कंपाइलर बता देगा कि ये कीवर्ड आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। तो वो प्रैक्टिस के साथ जैसे जैसे कोडिंग करोगे आप यूज़ ही नहीं करोगे इन रिजर्व्ड वर्ड्स को अननेसेसरी। ठीक है, अगर आपको इन वर्ड्स की ज़रूरत है तभी यूज़ करोगे, वो अपने आप हो जाता है टाइम के साथ। कहीं आपको ये लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये 32 कीवर्ड्स के अलावा कुछ कुछ कंपाइलर्स एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जो कंपाइलर्स होते हैं वो एक ही कंपाइलर मल्टीपल कंपनीज का हो सकता है। है ना? तो हर कंपनी अपना सेपरेट कंपाइलर बना सकती है। उसका जैसे मैंने बताया था कि कंपाइलर किसी कंपाइलर में कुछ अच्छा हो सकता है, किसी में कुछ अच्छा हो सकता है। तो कुछ कुछ कंपाइलर्स ने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कंपाइलर है, उन्होंने कुछ आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए ना अपने कीवर्ड्स एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक है, तो वो उनके एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं। ये 32 तो हर कंपाइलर प्रोवाइड करेगा ही करेगा, बट उसके अलावा भी अगर कोई कंपाइलर चाहे तो अपने कीवर्ड्स प्रोवाइड कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 2-4 एक्स्ट्रा होंगे। वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स। नाउ अब हमने ये इसका वर्ड्स भी बनाने सीख लिए, अब हम बनाएंगे सेंटेंसेस, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल को यूज़ करना सिखा दूँ। ठीक है, एज यूजुअल हम ऑनलाइन gdb.com करेंगे, खोलेंगे, उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे सी, इसमें फ़ॉन्ट साइज लार्ज है। ठीक है, ये अपना हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया अपने आप। तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। बेसिकली कमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई ये कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर करे, है ना? या तो देखो, मुझे हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट करना, या तो मैं इस लाइन को डिलीट कर दूँ, है ना? डिलीट करके क्या होगा कि ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैं डिलीट नहीं करना चाहती तो मैं क्या कर सकती हूँ कि भाई अभी मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, इसको कमेंट कर दो। अगर मुझे चाहिए होगी तो मैं बस इस कमेंट को हटा दूंगी, ये लाइन अपने आप कोड का पार्ट बन जाएगी। जो भी कमेंट्स होते हैं वो इस बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जिस भी चीज़ के आगे आपने 2 बैक स्लैश डाल दिए, उसके बाद जो भी आप लिखोगे कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा, वो पूरी लाइन में। अगर मैं इसके आगे ऐसे डाल दूंगी तो ये लाइन का कलर भी देखिए ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये आपका कमेंट बन गया। ठीक है, तो इसको कमेंट करके हमारा काम नहीं चलेगा, तो इसको अनकमेंट कर देते हैं। ये हमने हेलो वर्ल्ड को कमेंट कर दिया। अभी वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को कैसे यूज़ करना है, लेट्स सी। इंट a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट, और यू कैन से वन स्टेटमेंट और वन सेंटेंस इन द सी लैंग्वेज। इसको आपने, अगर आप एलिमेंट्री स्कूल में जाएं अपने, a इज इक्वल टू 10 आप ऐसे लिखते थे। ठीक है, x इज इक्वल टू करते थे ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 ऐसे करके इक्वेशन सॉल्व करते थे, x इज इक्वल्स टू 10 ऐसे करके लिखते थे। तो ये वैसा ही कुछ लगा लीजिए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके अलावा आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ये जो होता है, ये जो x आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने a यूज़ किया है, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल। ठीक है, जो एक वेरिएबल होता है ना, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। वन इज उसकी टाइप, ठीक है, सेकंड इज उसका नेम, थर्ड इज उसकी वैल्यू। ठीक है, तो वेरिएबल का टाइप हमने बता दिया कि ये इंट टाइप का है, ए उसका नाम है और वैल्यू उसकी है 10। ठीक है, इसके अंदर मैं 10.5 नहीं सेव कर सकती। अगर मैं 10.5 सेव करूंगी तो कंप्यूटर, आपका कंपाइलर अपने आप डेसिमल को इग्नोर कर देगा। इसके अंदर 10 ही सेव होगा, 10 ही सेव होगा। तो इसके अंदर सिर्फ हम एक नंबर ही सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वेरिएबल डेक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन। मतलब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिया और डिफाइन भी कर दिया। ठीक
ठीक है, आपने उसकी डेफिनेशन भी बता दी कि इसमें क्या वैल्यू रखनी है। अब आप चाहो तो ए में 20 सेव कर सकते हो, आपने उसको ओवरराइट कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे दोबारा इंट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही इसकी टाइप बता दी थी। अगर मैं ऐसा करूंगी ना तो ये एरर देगा कि ये आपने ए को 2 बार क्यों बताया है, ये बोल रहे रीडेफिनेशन, आपने दोबारा क्यों डिफाइन किया। अगर आपको ए में वैल्यू चेंज करनी है तो यू जस्ट नीड टू चेंज द वैल्यू, ठीक है। आपको इंट दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि आपने इंट पहले बता दिया है कि मेरा एक वेरिएबल है ए जो कि इंट टाइप का है और उसमें 10 सेव है, फिर आपने उसमें ए में 20 सेव कर दिया। दिस टाइम यू डोंट हैव टू राइट इंट, सो दिस इज एन इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल। फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट इज फ्लोट, ठीक है। फ्लोट f is equals to 32.5, दिस इज डेसिमल नंबर, और वो फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर, ठीक है। ये f उसका नाम है, ये उसकी टाइप है, और 32.5 उसकी वैल्यू है। फिर कैर c इज इक्वल टू लेट्स से y, तो ये है करेक्टर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम है c और उसकी टाइप है कैर और उसमें वैल्यू सेव्ड है y। और आपकी C में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपके सेमीकोलन से एंड होंगी, ठीक है। सो दिस इज वन इंस्ट्रक्शन और यू कैन से वन स्टेटमेंट, दिस इज द सेकंड इंस्ट्रक्शन और यू कैन से सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज थर्ड इंस्ट्रक्शन, दिस इज फोर्थ इंस्ट्रक्शन। आप चाहो तो सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारे स्टेटमेंट्स को एक लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिखना इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि उससे कोड समझना आसान हो जाए। कंप्यूटर के लिए सेम चीज है, अगर मैं ये सारी लाइनें एक सारी स्टेटमेंट्स एक लाइन में भी लिख देती हूँ, कंप्यूटर वैसे का वैसा ही बिहेव करेगा, कंप्यूटर को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो वैसे भी उसको एंटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिखना प्रेफर करते हैं ताकि हमें कोड समझने में आसानी रहे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वन स्टेटमेंट। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ, फ्लोट df is equal to 4.4, so how many statements are there? There are two statements। एक लाइन का मतलब ये नहीं कि एक ही स्टेटमेंट है, सेमी कोलन के बाद एक स्टेटमेंट खत्म हो गई और दूसरी स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई, तो देयर आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। और ये दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पे खत्म हो गई, सो टोटल देयर आर टू स्टेटमेंट्स। अब दिस वाज अबाउट कि ये वेरिएबल जो है आपके तीन टाइप के हैं, कांस्टेंट भी तीन टाइप के हैं। अब हमें सीखना है कि इनको प्रिंट कैसे करें, है ना। ये जो हमने ये तो कर लिया कि ठीक है मेरे ये जो वेरिएबल हैं इनको यूज़ कैसे करना है, बट इनको प्रिंट कैसे करना है वो अब सीखते हैं, ठीक है। वो कैसे वो प्रिंट कैसे करना है, हमने प्रिंट कैसे करना है। देखिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी यूज़ की, सिखाई थी मैंने आपको लास्ट क्लास में। इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे अपना ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं कैसे प्रिंट करूं। ए वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट करूं। अगर मैं यहाँ पे ए लिखूंगी तो देखते हैं क्या ये प्रिंट करता है। नो ये तो बोल रहा है कि ए क्योंकि डबल कोट्स में आप जो भी लिखोगे ना वो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो मैं अपने वेरिएबल ए को प्रिंट कैसे कराऊं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ना हमें परसेंटेज एक करैक्टर दिया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने में। उसके बाद आप जो भी लिखोगे ना वो उससे समझेगा कि उसको कैसे प्रिंट करना है। आई विल एक्सप्लेन। आपने लिखा %d तो उसको समझ आ जाएगा कि उसको एक इंटीजर प्रिंट करना है, पर कौन सा इंटीजर प्रिंट करना है वो आप कोमा डाल के बताओगे। %da इसका मतलब ये है कि भाई ए वेरिएबल प्रिंट कर दो जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है। 20 उसने प्रिंट कर दिया। अब मुझे मान लीजिए ये f प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, प्रिंट एफ मैं यहाँ पे स्पेस डाल रही हूँ,
ठीक है, आई विल एक्सप्लेन कि स्पेस का क्या पर्पस है। अब मुझे क्या करना है, इस एफ को प्रिंट करना है। डायरेक्टली एफ लिखूंगी तो प्रिंट नहीं होगा, वो सिंपल एफ ही लिखा आ जाएगा। मुझे एफ की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंट। परसेंट के बाद जब मैं एफ लिखती हूँ उसका मतलब है कि भाई एक फ्लोटिंग नंबर प्रिंट करना है मुझे, और उस वेरिएबल का नाम है एफ। ठीक है, ये देखिए 20, 32.5 000। तो परसेंट के बाद आप जो भी लिखोगे आपको वो ध्यान रखना है। अगर आपको इंटीजर प्रिंट करना है तो आपको डी लिखना है, अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट करना है तो आपको एफ लिखना है, अगर आपको करेक्टर प्रिंट करना है तो आपको सी लिखना है। ठीक है, अगर मैं ऐसे यहाँ पे परसेंट सी लिख दूँ और एफ प्रिंट करने लग जाऊंगी तो वो कुछ ना कुछ वार्निंग देगा। ये देखो, उसने कुछ वार्निंग दी कि ये आपने परसेंट सी लिखा था पर आप तो फ्लोट प्रिंट करवा रहे हो, ऐसा क्यों। ठीक है, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है कि आप ये गलत ना करो। अगर आपने परसेंट सी लिखा है मतलब आप करेक्टर प्रिंट करवा सकते हो, आप सी प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, 20y। और फिर इस तरीके से आपको सब कुछ प्रिंट करवा सकते हो। अब मान लीजिए मुझे सब ये जो सारे वेरिएबल हैं एक ही लाइन में प्रिंट करवाने हैं, इज दैट पॉसिबल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल। लेट्स सी। मान लीजिए मुझे ऐसे प्रिंट करना है, a इज इक्वल टू दिस कॉमा f इज इक्वल्स टू दिस कॉमा c इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ऐसे प्रिंट करेंगे हम। अब आपको ये ध्यान रखना है, आपने पहले परसेंट टी लिखा है ना, मतलब आपको पहले इंटीजर प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी a। नेक्स्ट इज माय फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, या तो f प्रिंट करवा सकती हूँ या df प्रिंट करवा सकती हूँ। नेक्स्ट इज f, देन इट इज c। ठीक है, अगर मैं इनका ऑर्डर उल्टा कर दूंगी तो वो दिक्कत करेगा। इसने बोला A20, F32.5 एंड C इज इक्वल्स टू Y। अब मैं अगर ऐसा कर दूं A, C और F बाद में लिखूं तो वो वार्निंग देगा और प्रिंट भी गलत होगा। ये देखो, वैसे तो इसने सही प्रिंट कर दिया, बट आप देखो आपने F को लिखा था कि F में C लिख दिया था, तो ये उल्टा पुल्टा तो कर दिया इसने। सही भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। ठीक है, उसको जो समझ आया उसने कर दिया, बट ये गलत है। ठीक है, या अगर आप चाहो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने लिखे 3 थे, परसेंट डी, परसेंट एफ एंड परसेंट सी, और यहाँ पे 2 लिखो। ठीक है, ये इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे आपने परसेंट 3 है ना, मतलब आप 3 वेरिएबल प्रिंट करवाना चाहते हो। डी का मतलब पहला वेरिएबल आपका इंटीजर होगा, सेकंड वेरिएबल विल बी फ्लोट एंड थर्ड वेरिएबल विल बी करेक्टर। और आपको इस ऑर्डर का इसी ऑर्डर में देने पड़ेंगे, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट द वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं वेरिएबल्स को सम कैसे करते हैं, सम का मल्टीप्लिकेशन का कोड करेंगे। ठीक है, तब तक आई वुड रियली वांट कि आप ये खुद ट्राई करें, डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर प्रिंट करके देखें, फ्लोट प्रिंट करके देखें, करेक्टर प्रिंट करके देखें। और तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम और आगे बढ़ेंगे। अब इनको वेरिएबल्स को यूज़ करके अपने बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे। Thank you for watching this video. If you liked the video, please share it with your friends. Thank you so much. And if you have any doubt, feel free to ask in the comment section. I would love to solve your queries. Thank you so much, guys. I am signing out. Thank you.